दोस्तों, आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी पर मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली श्रीमान कुलदीप गैरोला जी। तो जैसे आपको बताया, मैं गांव से ही हूं और तो बचपन में मैं गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। मैं आ गया तो मैं समझता हूं आज की डेट में चंचल बच्चों को हम हाइपर एक्टिव कहते हैं। जी, मैं उस समय 12 साल का रहा हूँगा। सर, कंडाली भी खाई है आपने कभी? हाँ, तो होता है वो जीवन में केवल पढ़ाई काम नहीं आनी है। जीवन में जो हमारी और क्षमताएं, बोलने की क्षमता, बात करने की क्षमता, बंदर भी बना। उसके बाद मैंने हनुमान जी का रोल किया, मैंने विभीषण का रोल उसमें चला गया। नवोदय विद्यालय में पीजीटी फिजिक्स रहा मैं। एक मेरे स्टूडेंट की 4000 करोड़ की कंपनी है, जो मैंने सीडीएस भी क्लियर किया। अरे, एज ए साइंस टीचर जापान गया, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज ए साइंस। भारतीय अंग्रेजी एडिशन ये पूरे दुनिया में अवेलेबल है। पढ़ाई करनी है, जरा सा भी टाइम मिला तो पढ़ना है। जो खेल रहा है, जरा सा भी टाइम मिला तो खेलना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सुनील। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में, पूरे एनएच परिवार की ओर से। दोस्तों, आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, कई लोग जिनका अनुसरण करते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि भाई आखिर आपने कैसे अपनी शिक्षा की, कैसे आप आगे बढ़े, आज आप इस मुकाम तक पहुँचे, तो कैसे आप यहाँ पहुँचे। आपके अंदर इतनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, आप लगातार चलते हैं, 2-2 घंटे खेलते हैं, बहुत सारी बातें। और आज हम आपके साथ रूबरू करवाएंगे यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली श्रीमान कुलदीप गैरोला जी। तो सर, सर्वप्रथम तो आपका एनएच परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और सर, बहुत सारी बातें आज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, आपने जो सक्सेस अचीव की है उसका राज क्या है, और आगे आप क्या करने वाले हैं, किस प्रकार की आपके जीवन में कठिनाइयाँ रही और आपने क्या क्या किया, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो सर, ये सारा कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और वो सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आपका जो गृह जनपद है वो कहाँ है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी हुई, कितने आपके पास संसाधन थे, किन संसाधनों में आपने पढ़ा, क्या स्ट्रगल उस समय रहा, क्या आप बहुत नामी गिरामी विद्यालय में शुरुआती दौर से पढ़े, क्या क्या कुछ, ये सारी बातें। धन्यवाद सुनील जी। मैं एक तो आपको और आपके एनएच परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे और सकारात्मक सामाजिक सरोकार के बिंदु उठाते हैं, जिससे हमारे नवयुवकों को भी रास्ता दिखता है। मैं देखता हूं आपके इंटरव्यूज़ और आपके जो भी हास्य व्यंग के जो छोटी छोटी स्किट्स होती हैं, तो वो बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही शिक्षाप्रद होती हैं। तो बधाई आपके और आपकी टीम को। आपने मुझे मौका दिया है यहाँ पर आप सबसे बात करने के लिए, तो मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूँ। और आपने मेरा परिचय दिया, तो मैं जैसे आपको बताया, मैं गांव से ही हूँ और मेरा नाम कुलदीप गैरोला है और मेरा गांव का नाम बुड़कोट है। ये टिहरी जो पुराना शहर था उससे लगभग 25 किलोमीटर था, और नई टिहरी से आज की डेट में ये लगभग 40 किलोमीटर है। तो बचपन में मैं गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, लेकिन मैं थोड़ा बचपन से चंचल था। चंचल आज की डेट जब मैं एजुकेशन में आ गया, तो मैं समझता हूँ आज की डेट में चंचल बच्चों को हम हाइपर एक्टिव कहते हैं। हाइपर एक्टिव माने जो बच्चे ज़्यादा, लोग तो कहते हैं शरारत कर रहा, तो वास्तव में वो जो होती है, वो जो एक गुण होता है, उसको अगर थोड़ा सा रास्ता मिल जाए तो वो आदमी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो मैं चंचल था, तो कई बार स्कूल नहीं जाता था, कई बार शरारतें करता था। तो मेरी पिटाई बहुत करते थे गुरुजी मेरे स्कूल में। मैं मतलब उनका फेवरेट था। मतलब कुल मिला के जो है धन्यवाद है उस पिटाई को। हाँ जी, उसी पिटाई की वजह से वो रास्ते उन्होंने बंद किए जिधर उधर जो मुझे भटकना था, और एक सही रास्ता मुझे बचपन से मिला। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा उन गुरुओं का, जिनकी वजह से मैं फिर आगे बढ़ सका। फिर मैं 6ठी में चला गया। एक हमारा स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटीदार, घर मेरे घर से करीबन 6 किलोमीटर दूर था। और आप समझिए कि इतनी ठंड होती थी कि अगर आप जाड़े के मौसम में कि अगर आपने कमीज़ का एक बटन खोल दिया है तो आप उसको दोबारा नहीं लगा सकते, आपकी इतनी फिंगर्स टाइट रहती थी। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जब आप विपरीत परिस्थितियों में आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको मजबूत करती हैं वास्तव में। तो जो मुझे लगता है कि आजकल मैं अभी भी जो तो एक्टिवनेस है या फिजिकल फिटनेस है, वो कुछ उस टीचिंग का योगदान है जो मुझे बचपन में प्रकृति ने दी। तो इस तरह से मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं सर, बीच में आपको जी, अभी आपने बताया था कि 6 किलोमीटर आप चलते थे बचपन में, जिसकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक आपका रूटीन है। तो सर, जब आप 6 किलोमीटर अपने घर से और स्कूल के बीच आप पढ़ने जाते तो उस समय सर आपकी उम्र क्या रही होगी? जी, मैं उस समय 12 साल का रहा हूँगा। मतलब 12 साल का बच्चा
पूरा मतलब तपे हुए हैं आप पूरे। ये सब आपका विचार है। तो उसके बाद मैं हाई स्कूल मैंने 6 के बाद मैं फिर नरेंद्र नगर GIC चला गया 7वीं क्लास में। तो 10th तक मैंने वहाँ किया और मेरे चाचा जी वहाँ पर अध्यापक थे। तो आगे का जो मेरा भविष्य बनाया वो उन्होंने बनाया, वो अध्यापक भी थे और मेरे चाचा भी थे। तो जो और शरारतें मैंने करनी थी वो भी बंद हो गई। तो बहुत अच्छा रहा। हाई स्कूल में मेरे उस समय 76% आए, बड़ा अच्छा परसेंटेज माना जाता था। हाँ सर, उस समय और बहुत बड़ी बात मानी जाती थी वो, जो उसको कहते हैं कि मेरिट के साथ पास होना। तो वो सब रहा। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो शरारती था, तो हमारे गांव पूरा ग्रुप ही शरारती होते थे। हम लोग जब स्कूल से लौटते थे गर्मियों के खासकर मौसम में, तो जो गधेरा होता है, पहाड़ी गधेरा, उसमें पानी कम होता है। तो हमने कई जगह पर छोटे छोटे पानी रोक के तालाब बनाए होते थे। अच्छा। तो उस ज़माने में अलग अलग कपड़े तो होते नहीं थे, तो हम कई बार अपनी पैंट सही थी उसमें चले जाते थे, या हाफ पैंट पहनते थे उसी में चले जाते थे। फिर भीगते थे, घर जाके बताएंगे तो घर में पिटाई होगी कि भिगा के क्यों आए। तो फिर पत्थर पर लेटे रहते थे जब तक वो ठीक से सूखते नहीं थे। अच्छा। तो ये ऐसी चीजें हैं। तो सर इसी में याद आती है तो हंसी आती है। नोटीनेस तो सर पूरा रहा, और उससे आप कह रहे हैं कि चंचलता वास्तव में जो है कि बच्चे को अगर पहले परख लिया जाए तो बहुत कुछ उसको आगे दिशा में देकर सही दिशा में ले जाएंगे तो आगे जाएगा। सर कंडाली भी खाई है आपने कभी? हाँ, मैंने कंडाली खाई भी और कंडाली की मार भी खाई है ना। सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मेरा था ना, मैं चंचल था। अब माँ ने मुझे यहाँ भेजा, मैं टाइम पर वापस नहीं आया, तो छोटी सी वो कंडाली की बेंत रखती थी। अच्छा। तो कई बार मुझे उसकी वो लगा देती थी 1-2, फिर उसके बाद तेल भी लगाती थी, है ना। लेकिन अब सर ये है कि वो जलन कितने दिन तक आपने सही होगी, मतलब कितने दिन रहती थी वो, कुछ नए दर्शकों को जिनको पता नहीं है? नहीं, वो इतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि माँ है तो माँ इतना ज़ोर से नहीं मारेगी कि बच्चे को नुकसान पहुँच जाए। वो थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट का एहसास होता था। तो मैं, लेकिन वो एहसास रहता था, प्यार वाली सजा। जी 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 जी। तो और बचपन में हमारी जो विशेषताएं थी, जो मैं आज नहीं देखता हूँ, कि आज कम्युनिटी लाइफ धीरे धीरे हमारे गाँव में ख़त्म हो रही है। पढ़ाई के नाम पर हम बच्चों को कहते हैं केवल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उससे क्या है कि जो व्यक्तित्व होता है वो जीवन में केवल पढ़ाई काम नहीं आनी है। जीवन में जो हमारी और क्षमताएं हैं, बोलने की क्षमता, बात करने की क्षमता, लोगों से जुड़ने की क्षमता, और अपने लिए अवसर ढूंढने की क्षमता, कई सारी चीज़ें काम में आनी है। तो वो तब होंगी जब हम समाज को पूरे रूप में देखेंगे बचपन से ही। तो हमारे टाइम पर गांव में रामलीला होती थी। हम छोटे बच्चे थे तो 4 धोतियों का एक घर वालों से मांग के स्टेज बनाते थे, चारों तरफ से ढकते थे। और हमारे माँ बाप या उन दोस्तों के जो भी बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप आते तो थोड़ी देर के लिए तो लगता था। लेकिन वो जो घटना है, उसके बाद हमने फिर बड़ी बड़ी रामलीलाओं में भाग लिया। गाँव की धीरे धीरे प्रमोशन होता गया हमारा, कि हमको कहा कि आप ये रोल कर लो, वो रोल कर लो। तो जब आप 1000 लोगों को फेस कर रहे हैं, तो आपके पास वो भी बचपन में एक बच्चा, जब मैं 7वीं 8वीं की बात कर रहा हूँ, कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मुझे रोल मिलने लगे, तो मैं शौक से करता था। बंदर भी बना, उसके बाद मैंने हनुमान जी का रोल किया, मैंने विभीषण का रोल किया, मैंने सुग्रीव का रोल किया। अरे वाह। तो बड़े उसमें, लेकिन वो जो चीज़ें हुई हैं, उसने मेरे अंदर आत्मविश्वास, अपनी बात कैसे रखनी है, क्योंकि सारे डायलॉग आप अपने आप नहीं बोल सकते, तो कई बार आपको सोचना भी पड़ता है। तो वो आपके अंदर जो बोलने की और सोचकर बोलने की क्षमता होती है, वो वहाँ से विकसित होती है। तो आजकल देख रहा हूँ मैं, बच्चे इस समय इस गुण को खोएंगे, क्योंकि उनके पास बचपन में क्रिएटिविटी नहीं है, केवल किताबें हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, जो ये देख रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम दोबारा शुरू होने चाहिए गाँव में, शहरों में, मोहल्लों में। जी जी। तो सर जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई, अपना नोटीनेस बचपन का बताया, साथ में आपने ये भी बताया किस प्रकार से आप तपे हैं, वास्तव में चलें। 12 साल का बच्चा अगर स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलता है, साथ में उस समय का जो माहौल, कड़कड़ाती ठंड, पता नहीं क्या क्या झेला होगा, और साथ में जो है कि एक प्रेशर होता है सबके ऊपर, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, और बच्चों के तो अपना खेल कूद भी पूरा करना, तो ये सब कुछ रहा। तो काफ़ी मज़ेदार बचपन रहा सर आपका। बाकी स्कूल का जो एक क्वेश्चन मैंने किया था सर, वो स्कूल मतलब कौन से स्कूल से आपने? जी जी। तो प्राइमरी तो मैंने बताया, मेरे स्कूल गांव का स्कूल था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय थापला, आज भी है। और हाई स्कूल मैंने किया नरेंद्र नगर से, GIC नरेंद्र नगर से। 6ठी क्लास मैंने गांव की जो मैंने घटना बताई, वो मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर। 11वीं में फिर दोबारा उसी स्कूल में आया मैं। अच्छा। क्योंकि जिनके साथ मैं रहता था, मेरे चाचा जी थे, तो उनका ट्रांसफ़र उन्होंने गांव में करा लिया। उस समय ये माना जाता था कि गांव में आपको अच्छा करना है, तो वो भी इसी भावना के साथ सब हम वापस आए शहर से, और गांव में मैं 11वीं में फिर वही 6 किलोमीटर का रास्ता फिर से तय किया। अच्छा। और उस दौरान बड़े हमारे नदी होती थी बीच में, पहाड़ी, तो रास्ता नहीं था, तो हमारे गाँव के बच्चों ने मिलकर हमने करीबन 2 किलोमीटर का एक बाईपास बनाया। अच्छा। तो हम छुट्टी से पहले और छुट्टी के बाद हम गांव के सारे बच्चे मिलकर के उस रास्ते को बनाते हैं, तो वो रास्ता आज भी कायम है। तो वो भी मतलब बड़ी सीख है हमारे बचपन की, कि जो समाज के लिए ऐसे काम करने की, जो जिस पर आप तो चले लेकिन लोग भी चल सकें।
तो उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने किया और उसके बाद मैं बीएससी श्रीनगर से किया। ठीक ठाक वो मार्क्स थे इंटरमीडिएट में, तो मुझे हॉस्टल मिल गया, तो मैं हॉस्टल में रहा। और फिर एमएससी भी मैंने श्रीनगर से की फिजिक्स में, और मुझे पीजी हॉस्टल मिल गया। तो दो ही बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, क्योंकि एक कमरे में 2 बच्चे होते थे खाली, तो बहुत बड़ी लग्जरी थी उस ज़माने में कि 2 बच्चों के लिए एक कमरा हो। तो भी ईश्वर की कृपा थी कि अच्छे नंबर थे बीएससी में, तो हॉस्टल मिल गया। फिर एमएससी करने के बाद मैं उसमें चला गया, नवोदय विद्यालय में पीजीटी फिजिक्स रहा मैं। और बड़े वो भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि वो आवासीय विद्यालय होते हैं। आवासीय विद्यालय में आप हर समय बच्चों के बीच में रहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज जो मेरे पढ़ाए 250-300 बच्चे हैं, वो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। कोई सॉफ्टवेयर का जायंट है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, कोई किसी कंपनी का मैनेजर है। एक मेरे स्टूडेंट की 4000 करोड़ की कंपनी है, जो बिल्कुल गाँव से निकला हुआ बच्चा है। तो ये चीज़ें जो सुख देती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पहले बेसिकली आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा। तो मैंने सीडीएस भी क्लियर किया। अरे। और सीडीएस क्लियर किया, लेकिन और 1-2 बार ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर भी के भी दिए। तो सीडीएस क्लियर करने के बाद एयरफोर्स के लिए मेरा इंटरव्यू एसएसबी देहरादून में हुआ, जो 5 दिन से 6 दिन का इंटरव्यू होता है। उसमें मतलब कई सारी प्रोसेस होती है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, कई सारी एक्टिविटीज जो मैंने कहा ना, वो काम आती हैं वहाँ। कि जो स्किल्स आपने सीखे, वहाँ पर आपको कहा जाता है कि ये विषय पकड़िए और 2 मिनट में बोलिए इस पर, तो वो देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। लेकिन बाय द वे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आर्मी में, तो मुझे ख़राब भी लगा। लेकिन आर्मी की एक बड़ी विशेषता होती है उनकी एसएसबी की, बच्चों को बता रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू अगर कोई देगा वहाँ, जब आप सेलेक्ट नहीं होते ना, तो आपको लगता ही नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इतने प्यार से और इतना अच्छा माहौल बनाकर वो भेजते हैं कि आप लगता है कि आपको फ़र्क ही नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है आर्मी के जो एसएसबी कहते हैं उसे। आज भी अगर अब तो सुनेंगे कई लोग वो, तो उनको भी बड़ा मजा आएगा कि वो कि उनके साथ हुआ क्या था, आखिर बाद में क्या सोचा होगा, क्या दिमाग में आई होगी बातें। तो ये बड़े अनुभव होते हैं। फिर मैं नवोदय में रहते हुए मेरा सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में भी हुआ 2 बार पीजीटी फिजिक्स, लेकिन मैं नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं नवोदय के बहुत सीनियर बैच में था, और उसमें ये माना जाता था कि हम ही लोग आगे जाएंगे। तो नहीं, मैं वहाँ पर गया। नवोदय ने मुझे बड़े अवसर दिए। मैं एज ए साइंस टीचर जापान गया, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज ए साइंस टीचर। 1 महीना में जापान में रहा। अच्छा। उसके बाद मैंने जो दक्षिण एशियाई देश होते हैं, उसमें भी वन ऑफ द बेस्ट साइंस टीचर ऑफ द कंट्री देश को रिप्रेजेंट किया 1 महीने के कार्यक्रम में, जो भारत सरकार ने आयोजित किया था दिल्ली में। तो इस तरह से ठीक रहा। फिर तो मुझे लगा कि जो अच्छा ही हुआ कि मैं शायद शिक्षा में ही भगवान ने मुझे भेजना था। और तो मुझे दूसरा जो और भी जॉब मिले, मुझे टीएचडीसी जो आप देखते हैं आजकल, इसमें भी मुझे जॉब मिला था उस समय। लेकिन मैंने इसीलिए ज्वाइन नहीं किया कि मुझे टीचिंग अच्छी लगने लगी थी तब, तो मैंने वो जॉब फिर ज्वाइन नहीं करी। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। बाद में जब एक अवसर मिला कि लोक सेवा आयोग, जिसे पीसीएस कहते हैं, तो यूपी पीसीएस में शिक्षा अधिकारियों की भर्ती और पीसीएस होता है, तो उसमें एक कैटेगरी शिक्षा अधिकारियों की भी होती है। जैसे उसमें एसडीएम होते हैं और चीज़ें होती हैं, तो एक कैटेगरी वो भी होती है। तो उस कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं फिर नवोदय विद्यालयों से त्यागपत्र दे करके और राज्य सरकार की सेवा में आ गया 1999 में। चलिए, ये भी आपने आज क्लियर कर दिया। कई लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर शिक्षा अधिकारी कैसे बने, तो ये आपने बता दिया कि पहले तो आपकी अचीवमेंट के लिए सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की, और धन्यवाद भी है कि आप जैसे शख्सियत हमारे बीच में आई। क्योंकि आज जितना कुछ प्रकाश आपने डाला है बहुत सारी चीज़ों पर कि भाई कर्मठता एक और लगन हो, और बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस लिए, तो लोग भी चाहेंगे, जो आम जनमानस युवा है वो भी चाहेगा कि आपके जो पद चिन्ह हैं उनका अनुसरण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर दोबारा से कि आप एनएच परिवार में। थोड़ा सा सर आगे बढ़ते हैं। और हर एक व्यक्ति की एक पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, जो उसका कैरियर होता है, कैरियर में या फिर कहें कि जीवन में आगे बढ़ने में उसकी मदद करता है या कठिनाइयां लाता है। तो सर इस बारे में भी जानना चाहेंगे, पारिवारिक पृष्ठभूमि। नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि मैं कहूँ तो मुझे इतना कष्ट नहीं रहे, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे। यद्यपि उस समय ज़माने में सैलरी इतनी कम होती थी कि आप अंतर नहीं बता सकते थे ज़्यादा कि ये कौन एम्प्लॉयड है और कौन अनएम्प्लॉयड है। मुझे बहुत बड़ा अंतर नहीं होता था। लेकिन फिर भी हमें मतलब जो सामान्य सुविधाएं होती हैं, वो ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मेरे पास किताब नहीं है या कॉफ़ी नहीं है। तो इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रहा। लेकिन जो प्रकृति की बाधाएं थी तो सबके लिए थी, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ रहा। तो ज़्यादा दिक्कतें मेरे को इसमें नहीं हुई है। तो मेरे चाचा जी भी टीचर हो गए थे, तो बाद में मुझे उनसे भी सपोर्ट मिला।
तो सर अभी जो है कि आप एक तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, आप विभिन्न विषयों पर बेबाकी के साथ बोलते हैं, साथ ही साथ आप प्रकृति प्रेमी भी हैं और साथ ही साथ आप काव्य के प्रेमी भी हैं। तो सर आपने कई कविताएं भी आप लिखे हैं, आपकी बुक्स हैं, तो सर इस पर भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल देते हैं। आपने जो बुक्स लिखी हैं वर्ल्ड लेवल चल रही हैं, तो सर इस बारे में भी जानना चाहेंगे। आप देखिए, वैसा है कि मेरा मानना ये है कि जो हम सीखते हैं और जो हमें आता है वो हमें बांटना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ज्ञान हम ही तक अगर रहा तो वो ज्ञान नहीं है। स्वयं विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को बांटते हैं तो एक तो आप अपना जो ज्ञान है उसको निखारते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपके पास है वो समाज तक पहुंचाते हैं। तो उसी भावना के साथ मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक जो मैंने लिखी है उसका नाम है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। ये बेसिक मूलतः है भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब कि हमारे जो शास्त्र हैं वो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता या एक अच्छे व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं। जैसे हम भगवान राम जी हैं, तो जो उनके गुण हैं वो, या उन्होंने जब जो कठिन परिस्थितियों में कैसे उन्होंने काम किया। महाभारत में जो भगवत गीता है, जो एक पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है भगवान श्री कृष्ण का, कि वो जब अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे, मतलब कोई काम नहीं करना चाहते थे, जो हम आज भी है, हमारी किसी काम में रुचि नहीं है या हमें लगता है ये काम हमसे हो नहीं सकता, तो वो चीज़ें ऐसी हैं, तब श्री कृष्ण जो समाधान दुनिया के लिए देते हैं, तो उन चीज़ों पर आधारित। साथ ही हमारे वेदों में कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने उस पुस्तक में लिखी है, लेकिन साथ ही उसको मॉडर्न से जोड़ा, आज की डेट से जोड़ा है कि आज के दिन में ये गुण कहाँ बैठते हैं। और जो आज के मैनेजमेंट के जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी लिया है। धीरू भाई अंबानी हो गए, नारायण मूर्ति जी हो गए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब हो गए, तो उनके भी संदर्भ उस पुस्तक में मिलेंगे। जो सचिन तेंदुलकर हैं, अरुणिमा सिन्हा हैं, जो दिव्यांग महिला हैं लेकिन एवरेस्ट विजेता हैं, तो ऐसे इंसिडेंट्स उसमें मिलेंगे। तो करीबन 40 गुणों पर मैंने बात की है। उसका अंग्रेजी संस्करण भी निकला है जिसका नाम है लीडिंग द इंडियन वे, मेरे पास है, अभी हिंदी संस्करण नहीं है इस समय। तो ये सब अमेज़न पर अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो मेरी उसकी 10,000 से ज़्यादा कॉपीज़ निकल चुकी हैं, जो मेरा हिंदी एडिशन है। और अंग्रेजी एडिशन ये पूरे दुनिया में अवेलेबल है, क्योंकि एक ये कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने ये किताब निकाली है अंग्रेजी वाली, तो ये पूरी दुनिया के बुक स्टोर्स में अवेलेबल है ये बुक। तो बद्री जी की कृपा है कि लोग इसको पढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ किसी को फ़ायदा हो रहा होगा। अभी एक और मेरा विज्ञान में, क्योंकि आपने कहा मैं टीचर रहा हूँ, तो मेरे विज्ञान में बहुत रुचि है। और विज्ञान भी मेरा प्रायोगिक विज्ञान में रुचि। प्रयोग का मतलब मैं चाहता हूँ कि जो विज्ञान पढ़ाया जाए वो करके सिखाया जाए। मैं देखता हूँ स्कूलों में या फिर मैं शिक्षा में हूँ तो खुद देखता हूँ कि हम विज्ञान ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि इतिहास पढ़ा रहे हो। तो इसलिए वो अंदर तक बच्चे को वैज्ञानिक नहीं बना पाता, क्योंकि वो सुनता है, लिखता है, लेकिन समझता नहीं है, और समझ के फिर करता नहीं है। तो जो वैज्ञानिक समझ है वो विकसित नहीं होती है। तो मेरी एक पुस्तक आ रही है विज्ञान हमारे आसपास। अच्छा। तो जिसमें यही सब चीज़ों पर मैंने सामग्री दी है, जो 2 ग्रुप में होगी। छोटे बच्चों के लिए अलग है और बड़े बच्चों के लिए अलग है। अच्छा। तो अभी शायद जून और जुलाई तक ये उपलब्ध होगी। तो जो मैंने कहा कि ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में जो सीखी और देखी, उसी अनुभव के आधार पर माध्यम से जी। तो सर आपका एक और फोकस रहता है कि आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप देखिएगा सर को कि भाई जैसे विभिन्न विद्यालयों में आप जाते हैं तो वहाँ आप बच्चों को सिखाते हैं, आओ करके सीखें। और आप फेसबुक पे देखिएगा सर के प्रोफाइल को चेक कीजिएगा आप, तो कई जगह आपको दिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग होते हैं विज्ञान के, आप करके दिखाते हैं वहाँ पर। और लगातार इसकी वीडियो भी आप डालते रहते हैं, लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। बुकों के माध्यम से अपना जो ज्ञान है आपने बांटा है, साथ ही साथ प्रयोगों के माध्यम से भी आप जो है कि लोगों को शिक्षित करते हैं। और कई शिक्षकों को आप ये भी प्रेरित करते हैं कि बच्चों को आओ करके सीखें के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो सर जो आपकी जो द लीडिंग द इंडियन वे जो बुक है, ये आपने बताया कि अमेज़न में ये उपलब्ध है, तो इसका जो संस्करण है कितने रुपए का होगा? ये अमेज़न पे मुझे लगता है कि रेट बदलते रहते हैं। तो वो लगभग 245 की हिंदी एडिशन है और लगभग 245-50 तक का ये एडिशन भी मिल जाता है उसमें अमेज़न पे। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सर कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान होता है, सोच होती है, दिशाएं होती हैं, तो वो सारे इन पुस्तकों के माध्यम से आप तक अवश्य पहुंचेगा। तो सर थोड़ा सा अब आगे को चलते हैं, क्योंकि आज बड़ा बिजी शेड्यूल है। आप माता अनसुईया के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और सर आप जिस प्रकार से तीर्थाटन करते हैं, लगातार आप घूमते रहते हैं, मतलब
पूरा प्रकृति का आप लाभ ले रहे हैं, पूरा उत्तराखंड आप कवर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि विदेशों तो आप गए बहुत जगह गए हैं, लेकिन अभी जैसे जिला चमोली में आप हैं तो आप इतनी जगह जा चुके हैं। तो सर ये आपकी फिटनेस का राज, और दूसरा जो है कि आपके मन में ऐसा क्या है कि बस आप लगातार चले ही हैं। पता नहीं, मैं तो ये सोचकर हमेशा अचंभित हो जाता हूँ कि आखिर आप समय का मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है चरैवेति चरैवेति, मतलब चलते रहना है, रुकना नहीं है। पर अगर जहाँ आप रुक गए आपकी प्रगति रुक गई। वो आप अपने लिए कुछ नया टारगेट्स नहीं रखते हैं तो आप रुके हुए हैं। अब मैं विद्यार्थियों से और युवाओं से अक्सर कहता हूँ कि भाई देखिए, आपने जो आज कर लिया उससे बेहतर आपको कल करना है। पिछले साल जो किया था उससे बेहतर अगले साल करना है, और नहीं करते हैं तो फिर आपने प्रगति नहीं की है। तो यही मंत्र मैं मानता हूँ कि मैं अपने लिए भी टारगेट रखता हूँ। और चमोली तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में तो सुंदरतम है ही है, हमारे देश के सुंदरतम स्थानों में है। और यहाँ के जो बुग्याल हैं, यहाँ की जो चोटियाँ हैं, यहाँ हर मोड़ पर नदी है, हर मोड़ पर पानी के बड़े स्रोत हैं और उनके बड़े पौराणिक नाम हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्थान, ये चीज़ आपको और जगह नहीं मिलेंगी। नदी का नाम स्थानीय हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे पानी के स्रोत यहाँ पर पौराणिक नामों पर है। इसका मतलब कि कई हजार सालों से लोगों ने यहाँ पर आना जाना इन्हीं कारणों से किया है। जो यहाँ की प्राकृतिक चीज़ें हैं, यहाँ पर लोगों ने तपस्याएं की, हमारे ऋषि मुनियों ने। तो ये बहुत पौराणिक जगह है। और साथ ही साथ क्या है, जो मैंने सुंदरता चमोली की जो बताई वो तो अवर्णनीय और अकल्पनीय है। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये भी रहता है कि जो मैंने देखा है मैं औरों को भी दिखाऊं। और मुझे खुशी होती है क्योंकि मेरे साथ मैंने बताया कि पूरी दुनिया में मेरे स्टूडेंट्स हैं और 4000-5000 लोग मेरे नेटवर्क में भी होंगे। तो वो कोई ना कोई उससे मोटिवेट होकर उत्तराखंड आता है, और एक तो हमारी यहाँ पर इसकी जानकारी बढ़ती है लोगों की। तो ये सब उद्देश्य रहता है। रही फिटनेस की बात, तो फिटनेस तो मैंने कहता हूँ क्रेज़ होना चाहिए एक आदमी को। आपको लगना कि मुझे फिट रहना है तो वो आपके डेली रूटीन का। मैं आज भी 2-2.5 घंटे शाम को बैडमिंटन खेलता हूँ, और जिस दिन छुट्टी मिलती है तो मैं सोचता हूँ खाली बैठ के क्या करूँगा, बिस्तर में लेटा रहूँगा, इससे अच्छा मैं चल दूँ किसी ट्रैक पे, किसी पहाड़ी पे। आपके साथ हमने एक बड़ा ट्रैक किया, मुझे लगता है कि जो पिछले 15-20 सालों में किसी ने नहीं किया होगा, वो सुनील जी ने और हमने किया। कि हमने गोपेश्वर की जो ऊपर की चोटी है जिसमें कोई रास्ता नहीं है, तो हमने वो चोटी पे चढ़ाई करी और दूसरी तरफ से निकले जहाँ रास्ता है, लेकिन जिधर से हम गए वहाँ रास्ता नहीं था। तो जीवन में सक्सेस का सूत्र यही है कि वही पकड़ जाओ, वही रास्ता तो ढूंढना है, जहाँ रास्ता नहीं है वही रास्ता खोजेंगे तो जरूर तो तब आप अलग हट के बड़ी मंजिल पाएंगे जब आप रास्ता खोजेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मंजिल है और उसके लिए रास्ता नहीं है, बस वो खोजने वाली बात है। तो ये भी एक मंत्र है कि कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, कुछ नया ढूंढो। बहुत शानदार सर, आपकी बातें बड़ी, पहले आप तो एनर्जेटिक हैं लेकिन आपकी बातें भी एनर्जेटिक हैं। अब सर इतनी बातें हम जान चुके हैं आपके बारे में, बहुत कुछ सीखा और आपकी किताबों के बारे में हमने जाना। अब थोड़ा सा आपके शौक के बारे में जानते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपके शौक हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शौक हैं सर जो हमसे छूट गए हैं। जी, मेरा जो अच्छा शौक, पहला शौक तो ये कि मैं खेलना बहुत चाहता हूँ और ग्रुप में रहना चाहता हूँ। मेरा बड़ा शौक है कि मैं अकेले पसंद नहीं करता। मेरी खूब दोस्ती है, मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं मेरे जो गांव में रहते हैं। अभी भी तो मैं उनके बीच बैठता हूँ, बिल्कुल आप उन्हीं का जैसा, और मुझे लगता है कि मैं वही हूँ। तो मुझे एक तो ग्रुप में रहना पसंद है। तो मैं इसलिए भी जैसे आपने देखा मैं ट्रैक करता हूँ, तो ट्रैक पे अकेले नहीं होता है, वही ग्रुप में होता है। तो उसका मुझे फ़ायदा भी होता है। और तो एक तो मेरा जो ग्रुप में रही, दूसरी बात ये है कि मैं नए चैलेंजेस पसंद करता हूँ। मुझे रूटीन से थोड़ा सा दिक्कत होती है कि अगर हमने रूटीन ही किया, मैं यहाँ पर शिक्षा में अधिकारी आया तो मेरा काम है, अगर मैं नहीं भी हूँगा तब भी ये जिला चलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे आने से ही सब कुछ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आने से फ़र्क पड़ना चाहिए। जैसे मैंने कोशिश की कि हमारी संस्कृति में ढोल और दमाऊ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो लेकिन वो क्या है कि बहुत कम लोग उसको बजाना जानते हैं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उसका कोई सिस्टम नहीं है। तो हमने जिला प्रशासन के सहयोग से, हमारे जिलाधिकारी हैं श्री हिमांशु खुराना IAS, उनके सहयोग से उन्होंने धनराशि अवेलेबल कराई। हमने स्कूलों को 90 हज़ार दिए, जिसमें ढोल खरीदे, साथ ही सिखाने वालों के लिए 30,000 रुपये दिए, जो लोकल ट्रेनर है। और उसके बाद हमने कहा कि जब हमारे बच्चे 2 साल हम ये प्रक्रिया एक स्कूल में कर रहे हैं, उसके बाद वो बच्चे ही ट्रेनर बन जाएंगे। तो 30,000 पहले साल हमने ढोल प्लस 30,000 ट्रेनिंग के लिए दिए, दूसरे साल केवल ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं 30,000 रुपये। तो हमारे बच्चे जो हैं वो, अगर कल हो सकता है इनमें से कोई पहाड़ी बैंड बनाए अपना, और बना रहे हैं लोग ऐसे। और आजकल कॉम्बिनेशन हो रहा है कि लोग मंगल गीत, पैकेज है मंगल गीत पहाड़ के प्लस ढोल, दमाऊ, मस्क बीन, इस तरह का एक पैकेज सबको देते हैं।
तो कब इसलिए मैंने कहा इससे एक तो संस्कृति हमारी बचेगी। जो लोग हमारे बाहर रह रहे हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। जब वो देखेंगे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जब बच्चे अपने ये वीडियोस डालते होंगे तो हमारी जो संस्कृति के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये एक कारण है जो मैंने कहा ना कि यो नया करने का। तो ये इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे होने से फ़र्क पड़ना चाहिए। तो वो फ़र्क अगर पड़ता है तो आपको अच्छा लगता है और वो प्रयास हमेशा रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं जो नवयुवकों से बार बार भी कहता हूँ, यही भी कहता हूँ कि आपको भी नया करना है, आपको भी नया सोचना है। आपके लिए नया क्या है? आपने जो पिछले साल पढ़ा, जो मैंने कहा, आप उससे ज़्यादा पढ़ो। आपने एक कंपटीशन क्लियर कर लिया, दूसरे की तरफ बढ़ो। आप जॉब में कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो तो जो जॉब आपने पिछले साल जो काम जैसे किया था उससे बेहतर ढंग से इस साल करो। तो अपने आप आपके पास विचार आते जाएंगे, अपने आप चीज़ें सुधरती जाएंगी। ये घर में भी होगा, इसका असर आपके घर में भी पड़ेगा। आपके बच्चे भी यही देखेंगे कि आप अगर इनोवेटिव हो, नया सोचते हो, तो आपके बच्चे भी उसी तरह बढ़ने लगेंगे और वो आपसे बेहतर करेंगे। क्योंकि जो अगली पीढ़ी होती है हमसे बेहतर होती है निश्चित रूप से। उसके पास सूचनाएँ ज़्यादा होती हैं, जो हमने किया वो नॉलेज तो है ही उसके पास, उसके बाद उसने कुछ और लाना है। तो इसलिए ये बड़ा जिम्मेदारी मुझे में लगती है और मैं करता हूँ जी। ये बहुत स्पष्ट सा संदेश है सारे युवाओं के लिए कि भाई कैसे आप आगे बढ़ें। अब आपको सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक स्पष्ट सा संदेश आपने युवाओं को तो दिया है सर, एक संदेश पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत कम लोग संदेश देते हैं और वास्तव में पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल रखें बिना डांट डपट के और साथ ही साथ जो है कि उनको उचित मार्गदर्शन दें, तो सर एक संदेश पेरेंट्स के लिए। जी, मैं ये मानता हूँ कि अच्छा पेरेंट होना बहुत कठिन काम है और वो सीखने की चीज़ है। कई लोगों को भगवान ने गुण दिए होते हैं तो वो अच्छे पेरेंट्स हो जाते हैं। मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ कि जो अपने आप जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और वो उनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए। तो मैंने एक दो लोगों का ऐसा अध्ययन किया तो पाया कि वो बच्चे ऐसा कैसे कर गए, जबकि उन्हीं के बगल में एक आदमी रहता है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो कोचिंग करा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका बच्चा या वो बालक उस लेवल तक नहीं पहुंचता। तो कई ऐसे मैंने उनमें ये विशेषता पाई कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है खुद ही। वो जो पेरेंट्स एक दो लोग मैंने यहाँ पर स्टडी किए, मेरे साथ के भी लोग हैं, तो वो लोग बहुत, तो पेरेंट को खुद तो डिसिप्लिन रहना ही है, लेकिन साथ में बड़ी बात ये है कि आपको बच्चे के सीखने में बाधा नहीं बननी। वो नया करना चाहता है तो उसे करने दीजिए, जो करना चाहता है वो कर दीजिए। आज के समय में रोज़गार की परिभाषा सरकारी नौकरी नहीं है, आज के ज़माने में रोज़गार की परिभाषा इंजीनियर नहीं है, आज के ज़माने में रोज़गार की परिभाषा डॉक्टर नहीं है। तो जो रूटीन प्रोफेशन होते थे जब हम पढ़ते थे तो हमें तो इन्हीं के लिए तैयारी करनी थी, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ। तो आज के ज़माने में तो आप जो सुनील जी कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ा प्रोफेशन है। आपने कई यूट्यूबर्स देखे हैं जो जिनकी इनकम करोड़ों में है। तो क्रिकेट में जाइए तो आज पहले एक इंडिया की टीम होती थी, आज IPL में 10-12 टीमें हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को जो बच्चा करना चाहता है वो करने दीजिए, लेकिन उसको उसमें एक तो 100% देने के लिए उसे प्रेरित करें, सपोर्ट करें और साथ में ये देखें कि वो अनुशासित है, क्योंकि अनुशासन ही सबसे इनिशियल स्टेज में अनुशासन ही ज़रूरी है। अगर आपकी हैबिट फॉर, आप खिलाड़ी हैं, आप अगर सचिन तेंदुलकर के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन वो क्या है, क्रिकेट के भगवान कहा जाता हूँ। क्यों कहा जाता है कि वो जब क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं करते थे। वो हर समय जरा सा भी टाइम मिला है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये है, जिसने पढ़ाई करनी है जरा सा भी टाइम मिला तो पढ़ना है, जो खेल रहा है जरा सा भी टाइम मिला तो खेलना है। जो भी समय रेगुलर खेलना है, रूटीन से खेलना है, रेगुलर पढ़ना है, रूटीन से पढ़ना है। तो जो काम आप कर रहे हैं अगर उसमें फोकस रहेंगे तो अब रोज़गार की परिभाषा असीमित है। आप अच्छा बोलते हैं तो ये भी एक रोज़गार है। आप अच्छा गाते हैं तो हमेशा के लिए रोज़गार था, लेकिन अगर आपको किसी फिल्मकार ने भी मौका नहीं दिया, आपने यूट्यूब पर भी एक गाना गाया और उसके व्यूज़ इतने ज़्यादा हैं तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए पेरेंट्स को मेरा यही संदेश है कि बच्चों को डिसिप्लिन रखिए, खेलने कूदने जरूर दीजिए बचपन में। अगर बच्चे सामूहिक खेल जरूर खेलें, सामूहिक खेल नहीं खेलेंगे तो बड़े होकर वो समूह की इज्जत नहीं करेंगे, परिवार की इज्जत नहीं करेंगे, वो व्यक्तिवादी बन जाएंगे, केवल अपने बारे में। इसका नुकसान पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे तो सिखाया नहीं उसे कि कोई गिरा है तो उसे उठाना भी है। वो तो एक रास्ते गया, एक रास्ते, कल आप भी गिरेंगे तो वो उठाएगा नहीं आप। तो ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को बचपन में सामूहिक गेम, ग्रुप गेम करने दें, ऐसी एक्टिविटीज हों जिसमें मोहल्ले के बच्चे आपस में मिलते जुलते हों। तो वो एक ऐसा समाज बनता है, ऐसी यादें बनती हैं बच्चे की, वो कल कहीं बाहर भी जाएगा तो लौट के अपनी भूमि पर आएगा। लेकिन अगर केवल एक डायरेक्शन में रहेगा तो बहुत मुश्किल है जिस दिन बाहर निकलेगा कि वो वापस लौट कर आएगा।
तो इसलिए मैं ये भी अपील करता हूँ कि जो हम लोग हैं, हमें लौटना चाहिए अपने गाँव की ओर। पहले समय में हमारे पास दिक्कतें थी, आज बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो कुछ गाँव के लिए कर सकता है अपने, तो अपने घर मेंटेन करिए गाँव में, अपने गाँव में आना जाना हमें बढ़ाना चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने यही किया है, मैंने बहुत बढ़ा दिया है अपने गाँव में आना जाना पिछले कुछ सालों से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं आज एक बहुत पर्पसफुल लाइफ जी रहा हूँ जी। तो सर बहुत कुछ आपसे सीखने देखने को मिला, और साथ ही साथ जो है कि इतने संदेश आपने दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इन संदेशों पर विचार जरूर करना चाहिए। तो सर एक संदेश आपका अगर काव्य के माध्यम से हो जाए तो चार चांद लग जाएं। देखिए, कविता की विशेषता ये होती है कि वो बहुत बड़ी बात छोटे शब्दों में कह देती है। रामधारी, मैं तो नई पीढ़ी से ये आशा करता हूँ कि आप रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी जरूर पढ़ें, जो कि महाभारत की कहानी पर है, और उसमें जीवन के लिए बड़े पाठ हैं। क्योंकि जैसे अर्जुन और ये पांडव थे, वो निष्कासन में रहे, उसके बावजूद वापस आकर वो उतना बड़ा युद्ध जीते, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बात कही है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता मतलब पृथ्वी का नेता कौन हुआ, और नेता का मतलब जो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ यूट्यूब का नेता कौन हुआ, कविताओं का नेता कौन हुआ, इंजीनियर्स का नेता कौन हुआ, मतलब इंजीनियर्स में भी अच्छा इंजीनियर। तो ये मतलब आज की डेट में इसका बैठता है। तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप लीडर कैसे बनेंगे, ये देखिए गुण कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, किसको मिला यश, नवधर्म प्रेरणेता कौन हुआ, किसने नई परंपरा शुरू कर दी अपने किसी भी क्षेत्र में। तो वो कहते हैं कौन बन सकता है ऐसा। तो फिर से, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। कौन बनेगा ये सब कुछ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। मतलब समस्याओं से जो निकलेगा वही बड़ा बनेगा जीवन में। बिना समस्याओं के जीवन है ही नहीं। तो फिर आगे वो कहते हैं कि लेकिन करना कैसे है, तो वो कहते हैं बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। जो कठिनाई है ना, छा जा। अगर पैदल चलना है, अब खुशी से चल और मजबूत बन। तो मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तो जिसका तन पत्थर बनेगा वो ही आगे बढ़ेगा। तो पत्थर का मतलब आप अपने को इतना साध लें, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं। जो मैंने कहा ना कि आप रोज़गार की परिभाषा बदल गई है, अब वो रोज़गार नहीं रह गए हैं कि जो हम पहले कहते थे। तो जो भी कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत डालो कि आप पत्थर जैसे बन जाओ। मतलब इतनी शक्ति आपके अंदर हो कि कोई कठिनाई आपको न तोड़ सके। तो बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे राजा मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है। मतलब हमारी सारी एनर्जी हमारे अंदर है, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्या कर सकती चिंगारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो ये संदेश है कि आपको अगर आगे बढ़ कि वही जो भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, कौन होगा? वही जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो ये संदेश है कि मेहनत करिए और सोच कर करिए, लेकिन वही जो मैंने कहा कि जो आज किया उससे बेहतर कल करिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सुनील जी, और आपने मुझे मेरे बचपन में पहुंचा दिया। और जो मुझे लग रहा है कि अपने तो जो भी मैं इसका आपको लगता हो, लेकिन मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप जैसी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हमारे साथ एनएच परिवार में व्यक्ति विशेष में आए। सर आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।